ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उदयपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर एक गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। खबर से जुड़ी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की सीएम गहलोत ने कमान संभाल ली है। शाम 7 बजे सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सीएम निवास पर यह बैठक होगी। इसमें राज्यसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन होगा। सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया जाएगा और बीजेपी के ऑफर के चक्कर में नहीं आने का मैसेज दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कल की जो सुर्खियां प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर थी, नाम न लेने की शर्त पर कुछ निर्दलीय विधायकों ने ये जानकारी साझा की कि उन्हें ऑफर मिल रहे हैं बीजेपी की ओर से। इसे देखते हुए शाम तक डिप्टी सीएम का भी बयान आया और आज सीएम ने कमान पूरी तरह संभाल ली है, अपने हाथों में ली है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। क्या जानकारी है गोवर्धन? देखिए, राज्यसभा चुनावों की जो जंग है वो बहुत रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद अब सत्ता पक्ष की ओर से सीएम अशोक गहलोत ने पूरी कमान संभाल ली है और आज शाम को 7 बजे सारे कांग्रेस विधायकों और 13 जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं उन सबकी एक बैठक बुलाई है। निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस ने पहले समर्थन के बाद उनको एक फेवरेट सदस्य एसोसिएट मेंबर कांग्रेस का बना दिया था। हालांकि आधिकारिक तौर से जो निर्दलीय विधायक हैं वो टेक्निकली तौर से, क्योंकि किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, उनकी मेंबरशिप चली जाती है अगर वो आधिकारिक तौर से लेते हैं, तो इसलिए उनको एक शेडो मेंबर के तौर पर, एक एसोसिएट मेंबर के तौर पर उनको कांग्रेस पार्टी ने जगह देने का काम कर दिया था। तो उनको भी इस जो एक तरह से जो विधायक दल की बैठक है सीएम निवास पर, उसमें बुलाया गया है। इस तरह की खबरें पिछले 2 दिन से चल रही थी कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो कुछ निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों के संपर्क में है राज्यसभा चुनावों को लेकर के। उसके बाद ये बैठक बुलाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें आगामी दिनों की रूपरेखा को पर चर्चा की जाएगी और विधायकों को एकजुट रखने के लिए और बाहरी किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आने का मैसेज इस बैठक के जरिए दिया जाएगा। आमतौर पर तो गोवर्धन, ये तमाम विधायक वैसे तो अपने अपने क्षेत्रों में हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है क्या? हालांकि अब तो रियायतें शुरू हो चुकी हैं, मूवमेंट पॉसिबल है, इसके बावजूद पूछ रहा हूँ। ज्यादातर जो दूर दराज के विधायक हैं वो रवाना हो चुके हैं और इसीलिए शाम को 7 बजे का ये बैठक का समय रखा गया ताकि जो दूर दराज के सीमावर्ती जिले हैं उनके विधायक भी इस बैठक में पहुंच सकें। तो ज्यादातर विधायक रवाना हो चुके हैं और समय से पहले वो जयपुर में आ जाएंगे। अब ये निर्भर करता है कि इसमें रणनीति क्या तय होती है और क्या टिप्स इनको दिए जाते हैं इस बैठक के दौरान। हालांकि काफी पहले ये बैठक बुलाई गई है। आमतौर पर जो चर्चा थी उसके मुताबिक। चलिए ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में 12 कोरोना वॉरियर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एसएमएस समेत कई हॉस्पिटल कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 2 चिकित्सक हैं, 7 नर्सिंग कर्मी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव मिले। एक आशा सहयोगिनी और 2 वार्ड बॉय भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 12 कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार अपने मोर्चे पर डटे हुए थे, कोरोना ने उनको अपनी चपेट में लिया है। 12 कोरोना वॉरियर्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर कोटा में आज 3 और पॉजिटिव केस आए हैं। सुबह तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में कोरोना संक्रमितों के जो केसेस अब तक रहे उनकी संख्या 534 हो चुकी है। वहीं कोटा में कोरोना से 18 लोगों की जान गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान की सभी सीमाएं सील की गई हैं। कोरोना के केस बढ़ने पर यह फैसला लिया गया है। सरकार के आदेश के बाद सभी सीमाएं सील। बाहरी व्यक्ति को प्रदेश में नहीं आने दिया जाएगा। बाहर जाने से पहले प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। राजस्थान सरकार ने बढ़ रहे केसों के बाद यह फैसला लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश गुसाई से। राकेश, सबसे पहले तो क्या जानकारी है?
देखिए स्वप्निल, इस वक्त की और इस समय की सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी वो यही थी कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं, राजस्थान को एक एक्शन मोड में आना चाहिए था और वही कारण रहा कि राजस्थान सरकार इस समय एक्शन मोड में। और इस वक्त की भी एक सबसे बड़ी खबर है कि राजस्थान की सभी बॉर्डर सील कर दी गई हैं। यानी कि अब आप अगर राजस्थान में हैं और राजस्थान से बाहर जाने चाहते हैं या बाहर से राजस्थान में आना चाहते हैं तो अब आप नहीं आ सकते। आपको उसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एसीएस होम राजीव स्वरूप ने अभी इस चीज के आदेश जारी करे हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार इस चीज को लेकर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेकर ये एक बड़ा फैसला है। और इतनी तकरीबन कुछ दिनों की मोहलत देने के बाद में भी अगर लोग नहीं सुधरे हैं तो और कड़ा एक्शन भी राजस्थान गवर्नमेंट ले सकती है। इसके अलावा क्या ट्रेनें भी बाहर जाएंगी और आएंगी, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। रोडवेज की बसें जो अदर स्टेट जाती हैं उनको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी मौजूदा समय की सबसे बड़ी खबर भी ये है कि बाहर जाने वाला कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के बाहर नहीं जाएगा। बॉर्डर की सीमाएं सील कर दी गई। अगर आप रास्ते में भी हैं तो अपने घरों के लिए वापस लौट जाएं, क्योंकि अगर आप बिना परमिशन के निकले हुए हैं तो आपको बॉर्डर से वापस लौटना पड़ेगा। स्वप्निल। हाँ, लेकिन राकेश, कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण है या इन बातों को स्पष्ट किया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रवासी राजस्थानी लौट रहा है या मजदूरों की जो मूवमेंट हो रही थी यहाँ वहां से जो राजस्थान आना चाहते हैं, उसकी डिमांड तो प्रदेश से ही उठी थी, क्या उसको होने दिया जाएगा? उससे इतर मूवमेंट रोकी गई है? देखिए, ये सारा फैसला इसलिए लिया गया है कि कोरोना संक्रमण वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि अब आपको अगर राजस्थान में आना है तो जिला प्रशासन से आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी जहां पर भी आप रहते हैं। यानी कि अगर आप राजस्थान से भी बाहर जाना चाहते हैं अपने नौकरी करने के लिए, परिवार से मिलने के लिए या कुछ भी करने के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो भी आपको स्थानीय जिला प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। स्थानीय जिला प्रशासन आपको परमिशन भी तब देगा जब आप 14 दिन तक आपके स्वास्थ्य का और आपके घूमने और आप यहां से कहां 14 दिन तक आप रहे उसका विवरण अगर आप उसको जिला प्रशासन को देते हैं तो उसके बाद ही आपको वो परमिशन मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति राजस्थान में प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही राजस्थान का कोई व्यक्ति बाहर प्रवेश कर सकता है। सभी एसएचओ को और बॉर्डर इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को इस चीज की सूचना कर दी गई है कि तत्काल। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब इस नए आदेश के बाद हालांकि आपको ये स्पष्ट कर दें कि ये ब्रेकिंग न्यूज है और इस पर एक्शन तुरंत ही लेना भी शुरू हो जाना है प्रशासन को, ये भी बेहद स्पष्ट है। ऐसे में अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर किस तरह से कंडीशंस बन रही हैं, जानकारी के लिए हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीमाली उदयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कोटा से शाकिर अली मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जोधपुर से ललित सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शाकिर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कोटा से लोग होकर कई जगहों के लिए जाते हैं और कई दूसरे राज्यों से कोटा में फल वगैरह, सामान वगैरह आने के लिए ट्रक्स चलते हैं और तमाम चीजें हैं। ये जो इनिशियल आदेश आया है इसको लेकर के हलचलें दिखनी शुरू हुई हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन ऑर्डर्स तो प्रशासन को मिल चुके होंगे। जी बिल्कुल स्वप्निल, क्योंकि अगर आदेश अभी कुछ देर बाद आ भी जाएंगे और कोटा क्योंकि मध्य प्रदेश से सटा हुआ जिला है, मध्य प्रदेश से जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मजदूरों का भी आवाजाही हमेशा रहती है। और अभी इस दौरान भी क्योंकि प्रवासी मजदूरों का आने और जाने का सिलसिला जिस तरह से सरकार ने रियायतें दी है, सरकार ने सुविधाएं की है, उस हिसाब से जारी है। लेकिन कोटा में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रोगियों की तादाद आज फिर जो है 3 पॉजिटिव रोगी सामने आए, इसमें 334 हो गई है। कुछ देर बाद जिला कलेक्टर का आदेश जारी हो जाएगा और कोटा का जो मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती थाना क्षेत्र है खातौली, वहाँ पर से जो है इस तरह की बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे, क्योंकि जब राज्य सरकार का आदेश आ गया है तो जरूर जाहिर तौर पर उसको फॉलो करना है। लेकिन सबके बीच अगर कोटा शहर की बात करें तो हम अभी परकोटा क्षेत्र में हैं। परकोटा वही क्षेत्र है जहाँ पर लंबे वक्त तक कर्फ्यू था, हॉटस्पॉट ये इलाका बना हुआ था। लेकिन अब बाजार जो है वो खुलने लगे हैं, बाजार में थोड़ी रौनक भी देखी जा रही है। दुकानदार जो है पूरी एहतियात बरत करके जो है दुकानों पर बैठे हैं, लोग खरीदारी करने के लिए भी अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि एहतियात बरती जा रही है। मास्क यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है वो लोग जो है
रुमाल या कुछ और साफी वगैरह लगा के जो है यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। और लोग जो है परकोटा क्षेत्र के इन बाज़ारों में अब आने लगे हैं, क्योंकि करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त लगा इस बाज़ार को खुलने में। पूरा हॉटस्पॉट इलाका ये बना हुआ था। मेरे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब थोड़ी सी रौनक आने लगी है बाज़ार में, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इलाका हॉटस्पॉट इलाका था। आज ही काफ़ी समय से बाजार बंद था, अब खुला है, ज़िंदगी नॉर्मल होती जा रही है। लोगों को जो ज़रूरत का सामान था वो उपलब्ध हुआ है, मिलने लगा है। और इससे थोड़ा बाजार में लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। और जो प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश है उसकी सभी व्यापारी पालना कर रहे हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर वगैरह। तो इन सब का ध्यान रखते हुए ग्राहकों को भी मतलब सैनिटाइजर लगाया जा रहा है और अच्छी रौनक आ गई है। कुल मिला के क्या है, जिंदगी लोगों की पटरी पे लौट रही है धीरे धीरे। सावधानी रखनी जरूरी है स्वप्निल, जिंदगी जरूर पटरी पर लौट रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं एहतियात बहुत जरूरी है। क्योंकि लंबे वक्त के बाद बाजार खुले हैं, दुकानदारों में भी जो कि बिजनेस जो है पूरी तरह से ठप हो गया था, तो दुकानदार भी चाहते हैं कि वो रफ्तार पकड़े और जो लोग हैं वो भी बाजारों में आने लगे हैं। लेकिन सबके बीच बड़ी बात यह है कि लोगों में जागरूकता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मास्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुराने जो शहर का जागरूकता जरूरी भी है। देखिए, लगातार खुले पिछले 2 दिन से मैं इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि किस तरह की तस्वीरें वहां दिख रही हैं, क्योंकि परीक्षा की घड़ी भी साथ साथ है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। अब प्रदेश सरकार का ये फैसला लेना कि बॉर्डर्स को सील किया जाएगा अपने आप में बताता है कि हाँ, स्थिति ऐसा नहीं है कि सुधर गई है और एक नया सूरज उगाया है। ये रात अभी बहुत लंबी चलने वाली है और इसमें हमें अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए खुद जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। सहयोगी कपिल मेरे साथ उदयपुर से हैं। कपिल, क्या तस्वीरें हैं, क्या हलचल हैं? देखिए, जिस तरह से अभी हाल ही में सरकार ने बॉर्डर सील करने का आदेश दिया है, उसके बाद में उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ से मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं सटती है। और ये दोनों ऐसे प्रदेश है जहां पर कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बेहद ज़्यादा थे। तो ऐसे में अब ये कोशिश की जाएगी कि यहाँ से जो लोग राजस्थान में या उदयपुर संभाग की सीमा में प्रवेश करेंगे उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। और जो प्रॉपर पास, जो कि पहले जो व्यवस्थाएं थी जब बॉर्डर सील किए गए थे, तो पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी वो एक बार फिर से अब लागू हो चुकी है और उसी के तहत अब लोगों को प्रवेश दिया जाएगा और राजस्थान से बाहर जाने दिया जाएगा। अगर उदयपुर की बात करें तो हम इस समय चेतक चौराहे पर बाजार में मौजूद है। आप देखिए कि चेतक चौराहे के बाजार में दुकानदार जरूर मौजूद हैं। अनलॉक उदयपुर हो चुका है, लेकिन ग्राहक अभी तक अनलॉक होते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि अभी तक जो दुकानदार हैं वो सुबह से शाम तक सिर्फ इक्के दुक्के ग्राहकों को ही ट्रीट कर पाते हैं। ग्राहकों की संख्या बेहद कम है। तो ये निश्चित तौर पर साफ करता है कि लोगों में अभी भी इस बात का भय है कि यदि वे बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो संक्रमण का डर बना रहेगा। जैसा कि आप पहले बता रहे थे, परीक्षा की घड़ी है, तो वास्तव में ये लोगों को समझने की जरूरत है कि आवश्यक कार्यों के चलते ही वो दुकानों पर जाएं, घर से बाहर निकलें, अपने ऑफिस के काम करें और अनावश्यक लोगों से संपर्क में ना आए, भीड़ के बीच में ना जाएं, ताकि संक्रमण की जो चेन राजस्थान में लगातार बढ़ रही है उसे रोकने में सफलता मिल सके। जी ठीक है, और जोधपुर का रुख करते हैं। सहयोगी ललित भी मेरे साथ हैं। ललित, क्या हलचलें हैं जोधपुर में? देखिए, सबसे पहले जोधपुर के हलचल की बात करें तो जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से बाजार खुल चुके हैं और बाजार में अब धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। लेकिन साथ ही आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। लेकिन जोधपुर, ये मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जोधपुर का सबसे बड़ा मार्केट सदापुरा बी रोड है और यहाँ पे आमतौर पे जब कोरोना काल से पहले की बात करें तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती थी जहाँ पे आराम से चल सकें। फिलहाल कुछ रौनक लौटी है, दुकानें खुली है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक एक आदेश की आपने बात की थी कि यहाँ पे अब राजस्थान सरकार की बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, तो करीब 3.5 लाख प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था यहाँ से जाने के लिए और यहाँ से आने के लिए, और अभी भी 1,21,000 प्रवासियों का आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूरों की दिक्कत यहाँ पे होगी वो साफ तौर पर देखी जा रही है। जोधपुर में बहुत बड़ा औद्योगिक हब है, टेक्सटाइल उद्योग की बात करें, हैंडीक्राफ्ट उद्योग की बात करें, इसमें करीब 1.5 लाख मजदूर यहाँ पे काम करते हैं तमाम। और वहाँ पे अगर वो यहाँ बॉर्डर सील कर दिए गए हैं तो वो एक नई परेशानी हो सकती है। लेकिन फिलहाल शहर में अब धीरे धीरे पटरी रौनक आने लगी है, बाजारें खुलने लगी है और कुछ लोग घरों से निकलने लगे हैं। मार्केट में थोड़ी सी रौनक है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। अभी फिलहाल लोग घरों में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आंकड़े भी लगातार शहर में बढ़ रहे हैं। ठीक है, शाकिर, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जहां पर आप खड़े हैं, आपने कहा कि हल्की सी रौनक नजर आने लगी है। बहुत लंबे समय तक ये इलाका कर्फ्यूग्रस्त रहा, उस समय की जिंदगी
और इस समय की ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि आप स्वच्छंद हो गए हैं और अब चाहे जैसी उड़ान भर सकते हैं। दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए, लोगों से पूछा जाए, तो वो क्या कहेंगे? मेरी आवाज मिल रही है शाकिर आपको? लगता है मेरी आवाज शाकिर तक नहीं पहुंच रही है। सहयोगी कपिल भी मेरे साथ बने हुए हैं। कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। कपिल, उदयपुर में एक वक्त ऐसा आया था जब तकरीबन हर रोज बुरी खबरें आती थीं। उस पर किसी हद तक लगाम लगी है, लेकिन जो उदयपुर की लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके हिसाब से उदयपुर सेंसिटिव तो लगातार है। मुझे सुन पा रहे हैं कपिल आप? जी स्वप्निल, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, मैंने कहा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से और बाउंड्रीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंसिटिव तो उदयपुर भी है। नहीं लगता उनसे भी मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, फिलहाल जितनी बातचीत हुई उसके लिए आप तीनों का शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे। खबर अलवर जिले से है, जहां शाहजहांपुर थाना पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी के मामले में एक विदेशी युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ईरानी नागरिक सफर अब्दुल रहीमी जागर है, जो दिल्ली में किराए के मकान में रहता है और डॉलर को इंडियन करेंसी में बदलने के नाम पर ठगता है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। बारां के किशनगंज तहसील इलाके में बड़ी संख्या में टिड्डियों ने हमला बोल दिया। पार्वती नदी पार से आए टिड्डियों का दल दिगोदपार, छिनोद, बालाखेड़ा, रेलावन, रामगढ़ और गरडा इलाके में फैल गया है। करीब 2 किलोमीटर में फैले टिड्डियों के दल ने धावा बोलकर फसलों को चट करता जा रहा है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। फसलों को बचाने के लिए लोग थाली बजाकर और पटाखे चलाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। पेयजल व्यवस्था मामले में जलदाय मंत्री ने अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक वीसी की, जिसमें वो अभियंताओं के साथ जुड़े और उन्हें समस्या से निपटने के निर्देश दिए। उनका कहना रहा कि लोगों को राहत पहुंचाने में कोई लापरवाही न बरती जाए, ये स्पष्ट निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही पेयजल की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। मंत्री बीडी कल्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पेयजल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर उन्होंने इस वीसी में फीडबैक भी लिया। जिलाधिकारियों को हफ्ते में 2 दिन फील्ड कार्यों की समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना से प्रभावित परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने इस दौरान की। वहीं चूरू के सादुलपुर के लसेड़ी गांव में पानी की समस्या से नाराज गांव वालों ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि यहां 5 दिनों में पानी की सप्लाई होती है। गांव में 14 सार्वजनिक नल लगे हैं, लेकिन पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान की सियासत सदियों से जल और जल की समस्या के आसपास रही है। कई इलाकों से तस्वीरें आती हैं, लोग पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में लसेड़ी गांव में गांव वालों ने थाली बजाकर अपनी मांगें उठाई, अपनी आवाज़ उन कानों तक पहुंचाने की कोशिश की, जिनके हाथ में इनकी समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है अगर वो पूरे दिल से उसे करना चाहें। गांव वालों का कहना है कि 5 दिनों में पानी की सप्लाई होती है। गांव में 14 सार्वजनिक नल लगे हैं, लेकिन पानी फिर भी खरीद कर पीना पड़ता है।
इसमें इस पीएचपी पर 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। लोगों ने पैसे भी दिए हैं फिर भी पानी नहीं आ रहा है। और हरियाणा से जोप्पा से पानी मंगा रहे हैं, जो टैंकर के 600 से लेकर 1000 रुपये एक टैंकर के लगते हैं। प्रत्येक परिवार दुखी है और 1 महीने में समाधान नहीं किया तो इस पीएचपी को भी उखाड़ फेंकने का वादा किया है। आज हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पानी नहीं आ रहा, 2 साल हो गए। हम बहुत दूर से पानी ले रहे हैं और पैसा में भी गिरा रहे हैं और हमारा 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा। कोरोना के खतरे को देखते हुए शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने तक की अनुमति है, लेकिन 12 में सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हो गया और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। मामला भंवरगढ़ थाने के बोरदा गांव का है, जहां आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 जोड़ों का विवाह हुआ। पूरे मामले की भनक जब तक प्रशासन को लगती तब तक कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसमें कई नाबालिग जोड़ों का भी विवाह हुआ। बताया जाता है मंगलवार को एक समाज की ओर से धार्मिक स्थल पर प्रतिमा स्थापित करने का कार्यक्रम था। इसमें आसपास के गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए और इस दौरान 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी संपन्न हुआ। सारे लड़ा से एक बराबर का यार, मैं तो लेट हो गया डांस करते हुए जोड़ा सम्मेलन सारे लड़ा से एक बराबर का यार, मैं तो लेट हो गया।